हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आप लोग GSTR1 किस तरह से फाइल कर सकते हैं। आप खुद घर बैठे किस तरह से अपनी जो GSTR1 है उसको फाइल कर सकते हैं और ये बहुत इजी होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें जो आज की डेट में जो चेंजेस आए हैं उन सब के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लास्ट तक देखेंगे इस वीडियो को तो आप अच्छे से समझ पाएंगे सभी चीजें। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब आ गए हम लोग यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पर। यहाँ पे मैंने अपनी एक फॉर्म खोल रखी है, फॉर्म ओपन कर रखी है, लॉगिन कर रखी है और मैंने यहाँ पे जिस मंथ का GST1 मुझे फाइल करना है वो भी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे आप एक मेजर चेंज देख रहे होंगे, यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एडिट का ऑप्शन यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप जो GST1 फाइल करते हैं वो क्वार्टरली फाइल करते हैं, पर आपका गलती से जो आपका प्रेफरेंस था वो हो गया था मंथली, या फिर आपका मंथली फाइल करते थे और आपका क्वार्टरली हो प्रेफरेंस सेलेक्ट हो गया था स्टार्टिंग में ही, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक शर्त होगी कि आपने इस पूरे साल में एक भी GSTR1 फाइल नहीं किया हो, तभी आप इस एडिट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ये मेजर चेंज था। अब यहाँ पे हम जो आगे की बात है GSTR1 कैसे फाइल करनी है उसके बारे में बात करते हैं। मैं GSTR1 ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मार्च का GSTR1 भरना है, तो मैं मार्च का GSTR1 फाइल कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 अप्रैल 2020 मार्च की जो GSTR1 की डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून तक। तो ये जो है डेट, आपकी ड्यू डेट जो आ रही है 11 अप्रैल 2020 वो गलत आ रही है। आपको ये ड्यू डेट्स का मैंने वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों आगे चलता हूँ, मैं GSTR1 ओपन करता हूँ। यहाँ पर GSTR1 ओपन करने पर आपको एक ऐसा वो मिलेगा, ऐसा फॉर्मेट मिलेगा। अब यहाँ पे आप सिंपली देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं, B2C, B2B, B2C लार्ज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सब के बारे में हम लोग पूरे तरह से बात करेंगे एक एक बॉक्स के बारे में। पर यहाँ पे मैं आपको दूसरा चेंज जो GSTR1 में आया है वो बता देता हूँ। B2B में आप देख रहे हैं इम्पोर्ट ई-वे बिल डाटा का ऑप्शन आपके पास पहले से अवेलेबल था। अब यहाँ पे B2C लार्ज जो इनवॉइस है उसके लिए भी इंपोर्ट ई-वे बिल डाटा का यहाँ पे ऑप्शन ओपन कर दिया गया। आप यहाँ से इंपोर्ट ई-वे बिल के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं, ई-वे बिल का डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट इनवॉइस में भी आपको ई-वे बिल का डाटा इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे दे दिया। अदर्स वाला ऑप्शन था वो भी यहाँ पे इंपोर्ट ई-वे बिल के थ्रू आपने अगर कोई आपने B2C के लिए कोई ई-वे बिल जनरेट किया होगा तो यहाँ पे वो डाटा भी आपको इंपोर्ट यहाँ पे ई-वे बिल पोर्टल से आप यहाँ पे डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब सीधा सीधा अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। ये दूसरा चेंज था यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं सीधा पहला जो बॉक्स होता है B2B इनवॉइसेस का, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और मैं बताता हूँ किस तरह से आप यहाँ पे B2B जो होते हैं B2B जो आपकी कॉलम है उसमें सिर्फ वही इनवॉइसेस आएंगे जिन पर आपने GST नंबर से ट्रांजैक्शन किया है, जिनका GST नंबर पे आपने सेल किया है। यानी कि आपने जब जिस भी पार्टी को सेल किया है उस पार्टी के पास GST नंबर था, तो यहाँ पर आपको वो डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड डिटेल करता हूँ। मेरे एक पार्टी की डिटेल मैंने पहले ही ऐड कर रखी है, मैं इसको एक बार ऐड डिटेल करता हूँ तो जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे मैंने ऐड डिटेल कर ली है। अब यहाँ पे कॉलम B2B का खुल चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डीम्ड एक्सपोर्ट, सेज सप्लाईज विथ पेमेंट और सेज सप्लाई विदाउट पेमेंट, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ डीम्ड एक्सपोर्ट का ही ऑप्शन अवेलेबल था। यहाँ पे थर्ड चेंज ये लाया गया है कि यहाँ पे सप्लाई कवर अंडर सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट का एक कॉलम और लाया गया है। इस पर टिक करके आप कुछ चेंज करेंगे, वो चेंज के बारे में भी हम जानेंगे। पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम यहाँ पे किस तरह से वर्क करते हैं। तो रिसीवर GST नंबर जिसको आपने सेल की है वो उसका GST नंबर आपको यहाँ पे मतलब फिल करना है। इनवॉइस नंबर आपको डालना है, इनवॉइस डेट आपको डालनी है। अब यहाँ पे अगर आप
यहाँ पे आपने जीएसटी नंबर यहाँ पे रिसीवर जीएसटी नंबर में ही आपने अगर डाला तो उसी टाइम ही आपकी यहाँ पे पीओसी में स्टेट जीएसटी नंबर के अकॉर्डिंग पकड़ लेगा। अब यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू, सप्लाई अट्रैक्ट टू रिवर्स चार्जेस है तो यहाँ पे रिवर्स चार्जेस डालने हैं, फिर आगे इसको टैक्सेबल वैल्यू डालनी होगी। मैं आपको अभी करके बताऊँगा। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए सप्लाईज कवर अंडर सेक्शन का क्या मतलब है। कुछ सप्लाईज ऐसी होती है, मान लीजिए ये मेरी एक राजस्थान की पार्टी है और इसने इसकी श्रीराम आयरन स्टोर, अब मान लीजिए श्रीराम आयरन स्टोर का कोई हरियाणा में जीएसटी नंबर है, मतलब हरियाणा में इसकी कोई ब्रांच है। अब हमारे से जो डीलिंग की है हरियाणा वाली ब्रांच ने की है, राजस्थान वाली ब्रांच ने नहीं की है, तो हमें जो इनपुट देना है वो हरियाणा वाली ब्रांच को देना होगा। तो हरियाणा वाली ब्रांच के लिए आपको क्या करना होगा, हरियाणा राजस्थान से बाहर है तो सीजीएसटी एसजीएसटी तो लगेगा नहीं, सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे सप्लाई कवर अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट को क्लिक करते ही आपकी यहाँ पे आईजीएसटी का कॉलम ओपन हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये आपको ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये कॉलम हटा दीजिए एक बार, तो यहाँ पे देख लीजिए आपके सीजीएसटी एसजीएसटी के ही कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, ये एक मेजर चेंज था और यहाँ पे हमने ये समझ लिया है। अब वो मैं आपको ये जो सेक्शन चेंज जो था वो हमने समझ लिया है। अब मैं आपको फाइल के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया है और ऑटोमेटिक इसने जीएसटी नंबर से रिसीवर नेम पकड़ लिया है, इनवॉइस नंबर पकड़ लिया है, इनवॉइस डेट आपको डालनी है। राजस्थान आपको जो अगर आपकी ब्रांच आपको इनपुट आईजीएसटी में पे करना है तो आपको वो उसके अकॉर्डिंग से सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 का एक कॉलम है उसको क्लिक करना हो। बाकी टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस वैल्यू डाल दीजिए। रिवर्स चार्जेस अट्रैक्ट टू रिवर्स चार्जेस है तो इस कॉलम को कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आगे रिवर्स चार्जेस आप पर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, सामने वाली पार्टी में बनेगी। अगर आप सप्लाई टू रिवर्स चार्जेस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं आप लोगों के दोस्तों यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू ऐड करनी है। जैसे मैंने 18% में ऐड कर रखी है और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है, ये आपकी यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे आप बैक कर लीजिए, ये मैंने डिटेल डाल दी। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे कॉलम पे आ जाते हैं। यहाँ पे B2C लार्ज का एक कॉलम है, इस पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट कॉलम जो हमारा है ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके फॉर्मेट खुल जाएंगे कि आपको क्या क्या डिटेल भरनी है। यहाँ पे भी एक सप्लाई कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट का जो है वो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि वो किस तरह से काम करेगा, उसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है। तो मुझे वापस समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के बारे में लेके आ जाऊंगा, जिसमें जो सप्लाईज है कौन कौन सी सप्लाई कवर्ड होगी इसमें वो आएगी। पर ये कमेंट सेक्शन में आपको मुझे ज़रूर बताना होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको जो जिस स्टेट में आपने वो सेल की है वो डालना है दोस्तों। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है, इनवॉइस डेट डालनी है और टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी है। तो और यहाँ पे फिर टैक्सेबल वैल्यू उसके अकॉर्डिंग डालनी है। तो इस तरह से अगर 2.5 लाख यहाँ पे जो B2C लार्ज होगा वो 2.5 लाख के ऊपर का कोई बिल आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर किया है, सेल किया है, तभी जाके वो इस B2C लार्ज में जाएगा। यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही आप 2.5 लाख से ऊपर का बिल दिया है आपने तो ही वो यहाँ पर इस B2C लार्ज के अंदर आएगा। बिजनेस टू कस्टमर, B2C का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट जो बॉक्स आता है वो क्रेडिट नोट डेबिट नोट का आता है। क्रेडिट नोट डेबिट नोट में बहुत से इशू आते हैं। मैंने खुद ने जब रिटर्न फाइल करी थी तब उस टाइम में बहुत से इश्यूज आ रहे थे और आज तक भी आते हैं, वो बहुत से लोग का क्वेश्चन है। तो मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, तो आप बने रहिएगा चैनल पे। तो दोस्तों ऐड डिटेल में जाते हैं हम, इस पर क्लिक करा हमने, ऐड डिटेल पे आ गए हैं हम। यहाँ पे देख लीजिए रिसीवर GSTN नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो आप जिसका डेबिट नोट बना या क्रेडिट नोट बना उसका GST नंबर, उसका नाम आप ऑटोमेटिक ले लेगा। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट क्रेडिट नोट, डेट, ओरिजिनल इनवॉइस डेट, ओरिजिनल इनवॉइस डेट नंबर, टाइप ऑफ क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है, नेट वैल्यू है
या इंटर स्टेट या इंटर स्टेट सप्लाई है, ये सब आपको यहाँ पे जो है डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद में वो टैक्सेशन के बारे में पूछ लेगा, आगे आपको सेव कर देना है, ऐसा होगा। तो यहाँ पे यही डिटेल आएगी। उसके बाद क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे अगर आपको क्रेडिट नोट अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो उसकी डिटेल आएगी। सेम उसी तरह से डिटेल बननी है, बस यहाँ पे आपको एक मेजर सा छोटा सा चेंज होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए कि वो B2C लार्ज होगी या B2C एक्सपोर्ट विथ पेमेंट और या एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट, ये होगा। इसके चलते आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट इशू करना होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर क्रेडिट नोट है तो उसकी डिटेल फिल करेंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस में भी यही सब डिटेल जाएगी दोस्तों। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में ऐड डिटेल में करके यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पोर्ट कोड, यहाँ पे पोर्ट कोड होते हैं। हर एक पोर्ट का एक पोर्ट कोड होता है जिसके थ्रू आप जो एक्सपोर्ट है वो जिस पोर्ट से करते हैं उसका एक पोर्ट कोड होगा। शिपिंग बिल नंबर या बिल ऑफ एक्सपोर्ट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर शिपिंग बिल डेट, बिल ऑफ एक्सपोर्ट डेट यहाँ पे आपको फिल करनी पड़ेगी और इनवॉइस वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे पेमेंट विथ पेमेंट ऑफ टैक्स है या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है एक्सपोर्ट जो है आपकी, वो आपको फिल करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको फिल करके सेव कर दीजिएगा दोस्तों। अब बैक करते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं अमेंडमेंट B2B इनवॉइसेस। ये अमेंडमेंट का एक जो पूरा कॉलम है, पूरा एक टॉपिक होगा यहाँ पे अमेंडमेंट का, क्योंकि अमेंडमेंट से रिलेटेड बहुत सी क्वेरीज लोगों के मन में रहती है। लोग बता तो देते हैं कि आपको अमेंडमेंट किस तरह से करना है, पर अमेंडमेंट के साथ आपको किस तरह का अमेंडमेंट करना पड़ेगा वो कोई नहीं बताता। तो दोस्तों हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। मैं उस जब भी वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अमेंडमेंट लोग कर देते हैं लेकिन उसके बाद में जब एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें बहुत सी दिक्कत आती है उनको। तो वो दिक्कत ना आए इसलिए मैं आपको पूरा अमेंडमेंट वाला सेक्शन पूरा बताऊंगा। तो अभी मैं जो GSTR 1 जो मेरा टॉपिक है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको जो भी फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, जैसा 17-18 या 18-19, ये मैंने रजिस्टर्ड 19-20 में ही किया था तो उससे रिलेटेड है। तो मुझे यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर 17-18 हो तो 17-18 में अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते हो, अभी सिर्फ 18-19 में ही रजिस्टर्ड अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर आपको डालना पड़ेगा कि आपको किस B2C इनवॉइस में आपको जो है अमेंडमेंट करना है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा अमेंडमेंट तक क्लियर हो गया है। अमेंडमेंट B2C लार्ज की इनवॉइसेज में कोई अमेंडमेंट करना है तो कॉलम C में रहेंगे, बस B2C में GST नंबर जाएगा, B2B में भी GST नंबर जाएगा और B2C में आपके जो एक्सपोर्ट वगैरह का वो है वो जाएगा, उसमें GST नंबर नहीं होगा। उसमें बिल वाइज डिटेल आपके पास आ जाएगी, उसको आपको एडजस्ट करना है, जो भी एडजस्टमेंट आपको उसमें करना हो। फिर आ जाते हैं अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस। इसमें भी आपकी इनवॉइस, अगर आपको कोई इनवॉइस एक्सपोर्ट इनवॉइस में कोई चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इनवॉइस नंबर डालने के बाद कोई कुछ नहीं करना है, आपके पास में वो पूरा का पूरा बिल आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे 112 नंबर का बिल आपको कोई एडजस्ट करना है तो वो आपको 112 नंबर का बिल आपको यहाँ पे पूरा का पूरा ओपन कर दिया जाएगा। उसमें आपको डेट चेंज करना है या फिर आपको उसका अमाउंट में चेंजेस करने हैं या फिर GST नंबर में चेंजेस करने हैं, वो आप वहाँ से कर सकते हैं। या उसको डिलीट करना है तो उसको वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, पर बशर्त आपको पूरा अच्छे से अमेंडमेंट वाला सेक्शन समझना पड़ेगा। वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अमेंडमेंट वाला सेक्शन आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट तक हम अमेंडमेंट तक आ चुके हैं, B2B अमेंडमेंट आ चुके हैं। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को भी अमेंड कर सकते हैं आप, और अनरजिस्टर्ड में जो आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनाए हैं उसको भी अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं B2C अदर्स में।
B2C अदर्स में आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है B2C अदर्स खोल लेते हैं। B2C अदर्स का मतलब है बिजनेस टू कस्टमर। आपने जो भी कस्टमर्स को सेल किए, मतलब जिनके पास GST नंबर नहीं था, चाहे वो बड़ा कस्टमर हो, चाहे क्योंकि 40 लाख तक की लिमिट है अभी, तो आप B2C अदर्स में उसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे B2C अदर्स में ऐड डिटेल करेंगे। ऐड डिटेल करने के बाद में यहाँ पर आ जाते हैं हम राजस्थान। जैसे कि मुझे असम में मैंने सेल किया है, तो असम में यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू, जैसे मुझे 1000 रुपये डालनी है, 10,000 रुपये डालनी है तो 10,000। यहाँ पे आप ये सेलेक्ट, तो जैसे 5% में है तो 5% करके यहाँ पे IGST में ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगी। फिर ऐड डिटेल करते हैं। अगर आपको कुछ दूसरे स्टेट में भी आपकी सेल हो, जैसे कि बिहार में आपने सेल की है, अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पे अलग अलग वैल्यू अलग अलग स्टेट वाइज जाएगी। अगर आपके अलग अलग स्टेट में सेल है तो, और B2C सेल है, मतलब बिजनेस टू कस्टमर सेल है, तो आपको इस तरह से अलग अलग स्टेट वाइज आपको वो डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। B2C अदर्स हमने देख लिया है। उसके बाद आते हैं उसके बाद हमारा जो कॉलम आता है वो आता है नील रेटेड सप्लाईज, मतलब कि जो हमारी एग्जाम सप्लाई होती है रजिस्टर्ड पर्सन को या अनरजिस्टर्ड पर्सन को, या फिर इंट्रास्टेट सप्लाईज हो रजिस्टर्ड पर्सन को, या इंटर स्टेट सप्लाईज हो रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी भी तरह की नॉन नील रेटेड सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज या नॉन GST सप्लाईज आप इस कॉलम में यहाँ पे शो करेंगे। इंट्रा स्टेट यानी जैसे राजस्थान में मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं तो राजस्थान से राजस्थान, और इंटर स्टेट मतलब राजस्थान टू दिल्ली, जैसे कि बाहर राजस्थान से बाहर मैंने माल सेल किया है तो वो आएगा। रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन के कॉलम यहाँ पे दिए हुए हैं, उस को आपको देखते हुए यहाँ पे रिटर्न फाइल करनी है, यहाँ पे अमाउंट फिल करना है और फिर उसके बाद सेव कर देना है दोस्तों। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा नेक्स्ट कॉलम हमारा आता है टैक्स लायबिलिटी इन एडवांस। टैक्स लायबिलिटी अगर कोई बनती है तो वो आपको उसकी डिटेल भी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। उस सारी डिटेल आपको ऐड करनी पड़ेगी कि कौन से स्टेट से आपके पास एडवांस आया है, एडवांस पर आपका टैक्स लगा है या नहीं लगा है, वो आपको अपने जो भी आपसे एडवांस दिया है उससे बात करके आपको ये फिल करना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारी आ जाती है वो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस का कुछ एडजस्टमेंट किया है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट जो कॉलम आता है वो आता है HSN वाइज समरी का, आउटवर्ड सप्लाईज का। तो यहाँ पे जो भी आपकी HSN वाइज डिटेल होती है वो यहाँ पे फिल करनी होगी। HSN नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अगर कुछ डिस्क्रिप्शन है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। UQC में आपको जो भरना है वो जो बॉक्सेस में है, बॉटल्स में है, पीसेज में है, वो उसको डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। एक एक HSN के लिए आपको एक एक डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। उस एक जैसे आपका कोई HSN है उसकी में अगर आपके पीसेज में जा रहा है तो पीसेज का अलग बनेगा, केजीज़ में जा रहा है अगर वो आइटम तो वो केजीज़ में उसकी अलग डिटेल्स आएगी। टोटल क्वांटिटी आएगी, टोटल वैल्यू आएगी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू आएगी, IGST, CGST, SGST आएगा, फिर सेस आएगा। उसके बाद में आपको ऐड कर देना है यहाँ पे। ये सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। HSN वाइज समरी के बाद हमारा आता है डॉक्यूमेंट इशूड में अगर आपने कुछ भी जो डॉक्यूमेंट इशूड होते हैं, मतलब कि आपने इनवॉइस कितने इशू करे हैं, कौन सी सीरीज़ से लेके कौन सी सीरीज़ तक, 1 से लेके 20 बिल नंबर तक आपने एक जो भी क्वार्टरली या मंथली आपने इशू किए हैं बिल, वो आपको यहाँ पे शो करने होते हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड पर्सन को कितने करे हैं, सब कुछ आपको रिवाइज्ड इनवॉइस कितने हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कितने बनाए हैं, रिसिप्ट वाउचर कितने हैं, ये सभी आपको यहाँ पे शो करने होते हैं। तो दोस्तों अगर शो करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे सेव करके इसको सेव करना रहेगा। हर चीज़ में आपको यहाँ पे सेव जरूर करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नहीं तो डिटेल इसकी समरी में जनरेट नहीं होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट के बाद अमेंड टैक्स लायबिलिटी एडवांस की। अगर अमेंडमेंट जो हमने ऊपर डिस्कस करा था वैसी ही डिटेल आपको अमेंडमेंट के अंदर, अमेंडमेंट के सारे कॉलम्स में आपको फीड करनी होगी।
अमेंडमेंट B2C अदर्स में भी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसके लिए पहले B2B में हमें बिल नंबर, इनवॉइस नंबर डालने होते थे, पर B2C में आपको मंथ वाइज जो आपकी डिटेल होगी या क्वार्टर वाइज जो आपकी डिटेल होगी उसको आपको ओपन करना होगा और फिर आपको अमेंड करना होगा। ये सारी डिटेल फिल होने के बाद में आपको 10 मिनट का, मिनिमम 10 मिनट का वेट करना होगा, क्योंकि जो हमारा GSTR 1 है वो थोड़ा लेट रेस्पॉन्स करता है। जो आपने फीड किया है उसमें कम से कम उसकी समरी जनरेट करने में 10 मिनट लगाता है। यहाँ पे जनरेट समरी करना है और उसके बाद यहाँ पे रिफ़्रेश कर देना है। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिटेल जो आपने भरी है वो आपको ध्यान रखनी है, अपने क्या क्या डिटेल भरी है। तो फिर यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें वो शो कर देगा। उसके बाद प्रीव्यू में जा कर के वो सारी चीज़ें चेक कीजिएगा ज़रूर, प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक कीजिएगा। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। जो भी चेंजेस करने हैं आपको सबमिट करने से पहले ही करने हैं और उसके बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों GSTR 1 फाइल करने के ऊपर एक वीडियो। अगर आपको कुछ भी कमी लगी हो इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको इम्प्रूव करके आपके सामने शो करने की कोशिश करूँगा, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ भी तरह का, किसी भी तरह की आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि लोग बाग हमारे जो वीडियोज़ है उनमें इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर कुछ कमी रही हो तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा और आपकी जो भी क्वेरीज़ हो वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कुछ छूट गया हो मुझसे इस वीडियो में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं आप सभी के लिए। और सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और आपकी लाइक्स कमेंट्स से ही हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं आगे बहुत से अच्छे वीडियो लेके आने वाला हूँ।